Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर, इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल्स की बात करी थी और हमने दो तरीके के मेजर्स की बात करी थी, एक थे हमारे ग्राफिकल और एक हमारे एनालिटिकल। और एनालिटिकल मेजर्स के अंदर भी हमने आपको दो तरीके के मेजर्स के बारे में बताया अब तक। एक था आपका कॉलेशन कॉफिशिएंट और एक था आपका रैंक कॉलेशन कॉफिशिएंट। और अगर आप देखें कि आपका कॉलेशन कॉफिशिएंट और रैंक कॉलेशन कॉफिशिएंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आपके पास डेटा कंटिन्यूअस होता है, अर्थात आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल पर अगर डेटा होता है तो उस डेटा में दो वेरिएबल्स के डेटा के बीच में एसोसिएशन देखने के लिए आप कॉलेशन कॉफिशिएंट या उसको हम पियर्सन कॉलेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब आपके पास रैंक्ड डेटा होता है, मतलब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनकी आपने रैंक्स निकाल ली हैं। अगर आपको उन रैंक्स के बीच में अगर आपको एसोसिएशन देखना है, देन आप रैंक कॉलेशन कॉफिशिएंट को इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब आज हम यहां पर एक और तरीके की बात करते हैं कि अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में आप अगर एसोसिएशन निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, राइट। अब पहला सवाल तो ये आता है कि ऐसा डेटा कहां पे हो सकता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि सपोज मुझे आपके कॉलेज में ये पता करना है या आपकी यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ते हो वहां पर ये पता करना है कि गर्ल्स और बॉयज़ का, लड़के और लड़कियों का बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में किन सब्जेक्ट के प्रति रुझान ज़्यादा है। या अगर हम ऐसा कहें कि मुझको ऐसा लगता है कि जो लड़के होते हैं वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो बायोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो इस स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई किया जाए। हो सकता है कि मैं सही हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं आपके कहने से मैं अपने आप को सही या गलत नहीं मानूंगा। मुझे आपको कोई ना कोई एक साइंटिफिक वे दिखाना पड़ेगा जिसके द्वारा आपको मुझे सेटिस्फाई करना है कि मेरा ये जो स्टेटमेंट है, मेरा ये जो मानना है वो सही है कि गलत है। अब मुझे ये बताइए, अगर आपके पास ऐसे सवाल आते हैं तो उनका जवाब कैसे निकाला जाए। या अगर हम कहें कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक और चाय की बात करें तो अगर हमारा ये मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा अच्छी लगती है और जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर लोग होते हैं, उनको चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। या अगर हम ये कहें कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक और चाय को एक साथ रखते हैं तो उसमें से ज़्यादा बच्चे कोल्ड ड्रिंक लेंगे कि ज़्यादा एल्डर्स कोल्ड ड्रिंक लेंगे। या अगर हम कोई हमारी एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है और उसका मुझे को टेस्ट पता करना है, तो आपको मालूम है कि जो टेस्ट हमारी उम्र पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो चीज़ें मुझे अपने बचपन में अच्छी नहीं लगती थी खाने की भी, वो मुझे आज अच्छी लगने लगी हैं। बहुत सी सब्जियां ऐसी होती थीं जो कि मेरी माँ अगर बचपन में बनाती थी तो मैं उसको नहीं खाता था और शायद मैं उनसे बहुत खफा भी हो जाता था कि आपने कैसा खाना बनाया है, लेकिन शायद आज की उम्र में मैं उन्हीं सब्जियों को खाना प्रेफर करता हूँ, राइट। तो ये सब जो इस तरह के सवाल हैं, इनको हम कैसे ढूंढें, इनका जवाब कैसे ढूंढा जाए और किसी साइंटिफिक तरीके से।
तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको ऐसा क्या अपने डेटा के साथ करना चाहिए कि आपको इन सवालों का जवाब मिल जाए। ये मेरा वही सवाल है, जैसे कि आप जब आपके पास कंटिन्यूअस डेटा आया था तो आपने उस डेटा के बीच में कोवेरिएंस और उनका जो वेरिएंस है दोनों को निकाला और उसके बेसिस पे आपने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल दिया जो आपको उस डेटा के अंदर छिपी हुई इंफॉर्मेशन को एक क्वांटिफाइड फॉर्म में बता रहा था। तो अब वही सवाल हमारा यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर हमारा डेटा डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट डेटा का क्या मतलब होता है? वो हमारा सॉर्ट ऑफ काउंटिंग डेटा है कि हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे क्लास में कितने मेल स्टूडेंट हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं कि भाई 50 में से हमारे पास 30 मेल स्टूडेंट्स हैं, 20 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। हम कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास 25.5 मेल स्टूडेंट हैं और से 17.5 फीमेल स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो ये हमारे काउंटिंग मेजर्स हैं। तो अब देखिए, मैंने आपके सवाल को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि इस ऐसी कंडीशन में हमारे पास काउंटिंग डेटा होता है, हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब तक तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि जब भी हमारे पास काउंटिंग डेटा होता है तो हमने अपने किस तरीके के स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया है। कुछ याद है आपको? आपको याद होगा जब हमने इस कोर्स का आरंभ किया था तो सबसे पहले मैंने आपको, जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करने लगे थे, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, टेबल इत्यादि के बारे में बात करी थी। अगर आप सोचिए तो वो क्या चीज़ थी? वो भी तो काउंटिंग डेटा था। आप जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकालते हो, क्या निकालते हो? वो भी तो काउंटिंग डेटा ही होता है। लेकिन वहाँ पे क्या था? वहाँ पर आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो आपके पास एक ही डेटा का सेट था। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या है? हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दोनों हमारे काउंटिंग वेरिएबल हैं, और हम दोनों काउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन को कैसे निकाला जाए, इसका सवाल आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए, अब तो हमको ये तो मालूम पड़ गया कि ऐसी कंडीशन में अगर मुझको डेटा को इकट्ठा करना है तो डेटा हमारा काउंटिंग डेटा के फॉर्म में होगा, कि हम काउंट कर सकते हैं कि अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो अगर हम कहें कि हमने 100 लोगों को मैंने कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक दी है और उसमें से हमारे छोटे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, एल्डर लोग हैं, और उनसे मैंने उनका स्वाद पूछा है, स्वाद गुड है, ओके है, बैड है, और अलग अलग लोगों ने उसका जवाब दिया है। तो हमारे पास टोटल 100 लोग थे, तो हमारे पास 100 जवाब आएंगे, और उनकी तीन ही तो कैटेगरी होंगी कि उसका सॉफ्ट ड्रिंक का जो टेस्ट है ओके है, सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट गुड है, सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट बैड है, इसी तरह का तो होगा। और उसी तरीके से अगर हम आपके मान लीजिए कॉलेज में ये पता करना चाहते हैं, जो मेरा पहला सवाल था कि जो लड़कियां हैं उनको बायोलॉजी ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि जो हमारे लड़के हैं वो मैथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसको भी अगर मुझे इस सवाल का जवाब का हल ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? हम इस सवाल का हल ढूंढने के लिए हम आप ही के कॉलेज में आएंगे और वहाँ से हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को चूज़ कर लेंगे, और उस स्टूडेंट्स का जो हमारा ग्रुप होगा उसमें हमारे लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, राइट। एक आइडियल कंडीशन में आप अगर कहोगे तो हम कहेंगे भाई ठीक है कि आधे हमारे लड़के होने चाहिए, आधी हमारी लड़कियां होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हम उन लोगों से सबसे पूछेंगे कि आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, गणित ज़्यादा अच्छी लगती है कि बायोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है। वह लोग मुझे कुछ ही एक का चॉइस का जवाब देंगे। हाँ, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझको दोनों अच्छी लगती है, उनको दो में से किसी एक चीज़ को चॉइस करनी है। तो अब हमारे पास टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस होंगे बॉयज़ के बारे में, कि अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स लिए हैं तो उसमें से 50 हमारे बॉयज़ हैं, 50 हमारे गर्ल्स हैं, तो 50 बॉयज़ में से कितने लोगों ने कहा है कि हमको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है और कितने लोगों ने कहा है कि हमको बायोलॉजी अच्छी लगती है। ये तो हो गए 2 ऑब्जर्वेशन। और उसी तरह से गर्ल्स में कितनी गर्ल्स ने कहा कि हमको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है और कितनी गर्ल्स ने कहा कि हमको बायोलॉजी अच्छी लगती है। अब आपके पास ये सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशंस आ गए सिर्फ।
अब इन 4 ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर तो आपको इसमें से भिन्न भिन्न तरीके की जो इंफॉर्मेशन है, उनके बीच में कैसा एसोसिएशन है, उसके बारे में बात करनी है, राइट। एक अगर हम कॉमन सेंस से बात करें, अगर हम कहें कि आपने अपने सैंपल में 50 बॉयज़ और 50 गर्ल्स लिए हैं और सपोज कि 50 में से 45 बॉयज़ कहते हैं कि उनको बायोलॉजी अच्छी लगती है और 50 में से सपोज 45 गर्ल्स कहती हैं कि उनको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, तो इससे आप क्या अपना जवाब निकालेंगे? अगर मैं जो कह रहा था कि बॉयज़ को ज़्यादा मैथमेटिक्स अच्छी लगती है और गर्ल्स को ज़्यादा बायोलॉजी अच्छी लगती है, क्या वो स्टेटमेंट सही होगा? नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो तो जो बॉयज़ हैं वो बायोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं और जो गर्ल्स हैं वो मैथमेटिक्स को प्रेफर कर रही हैं। अब अगर मान लीजिए हम इसी सिचुएशन को उल्टा कर दें, हम कहते हैं कि 50 में से जो हमारे बॉयज़ थे, 50 बॉयज़ में से 45 बॉयज़ कह रहे हैं कि हमको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है और 50 गर्ल्स में से 45 गर्ल्स कह रही हैं कि मुझको बायोलॉजी अच्छी लगती है। अब आप क्या कहोगे? अब आप कह सकते हो कि हाँ, कि बॉयज़ का जो प्रेफरेंस है वो मैथमेटिक्स के लिए है और जो गर्ल्स का प्रेफरेंस है वो उसका बायोलॉजी के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे आर्गुमेंट से कन्विंस होंगे, लेकिन कन्विंस होने से काम नहीं बनता है। आप मुझे ये बताइए आपने किया क्या, और आपने ऐसा अपने दिमाग में ऐसा कौन सा कैलकुलेशन किया जिसके द्वारा आपने हमारे स्टेटमेंट को सही या गलत ठहराने की कोशिश करी है। आप अगर बेसिकली देखिए तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास टोटल 4 ऑब्जर्वेशन हो गए, उसमें आपके 2 वेरिएबल्स थे। कौन कौन से 2 वेरिएबल थे? एक था आपका जेंडर, मेल और फीमेल, और एक आपका क्या था वेरिएबल सब्जेक्ट, बायोलॉजी की मैथमेटिक्स। और इनके आपने ऑब्जर्वेशन को आपने कंपाइल कर लिया। कैसे कंपाइल किया? आपने उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, काउंटिंग तो किया आपने, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में आपने उन फ्रीक्वेंसीज का आपस में कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करके आपने यह देखने की कोशिश किया कि एक ग्रुप के अंदर जो भी हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है। आपने देखा कि 50 लड़कों में से अगर 45 लड़कों ने अगर मैथमेटिक्स को प्रेफर किया तो आपको लगा कि उनकी चॉइस मैथमेटिक्स है, और अगर 50 बॉयज़ में से अगर 45 बॉयज़ ने अगर बायोलॉजी को प्रेफर किया तो आपने कहा कि बॉयज़ की जो चॉइस है बायोलॉजी है। और यही काम आपने गर्ल्स के साथ भी किया कि अगर 50 में से अगर आपके पास 45 गर्ल्स कह रही हैं कि उनको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो आप कहेंगे कि उनका जो चॉइस है, गर्ल्स का प्रेफरेंस हमारा मैथमेटिक्स की ओर है। और अगर गर्ल्स कहती हैं 50 में से 40 कि भाई हमको बायोलॉजी अच्छी लगती है तो आप कहोगे कि ठीक है, देयर इज़ ए हाई चांस कि जो गर्ल्स की चॉइस है बायोलॉजी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप खाली डिफरेंट तरीके की फ्रीक्वेंसी को तो कंपेयर कर रहे हो और उसकी बेसिस पे आप अपना उनके बीच में एसोसिएशन देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन को समझने के लिए सबसे पहले मुझको अपने उस फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को जो मैंने सिंगल वेरिएबल के केस में समझा था उसको मुझको बाइवेरिएट के केस में एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब हम एक्सटेंड कर लेंगे उसकी बेसिस पे हम अपने एसोसिएशन की बात करेंगे, और जिस तरीके से हमने कॉलेशन कॉफिशिएंट, रैंक कॉलेशन कॉफिशिएंट डिफाइन किया है उसी की बेसिस पे हम यहाँ भी अपने कुछ कॉफिशिएंट्स डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल से फ्रीक्वेंसी को देख करके अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं, यहाँ भी हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल को देख करके अलग अलग कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है? पहले आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिडायमेंशनल थी, आपके पास खाली एक ही वेरिएबल था, लेकिन अब आपके पास 2 वेरिएबल है। 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम आपको चूंकि यहाँ पे अभी आराम कर रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, तो हम सिर्फ 2 वेरिएबल की बात करेंगे। और जब आपको 2 वेरिएबल समझ में आ जाएगा तो उसको बाकी वेरिएबल के लिए एक्सटेंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी जो टेबल कैसी होगी? बाइवेरिएट टेबल होगी, राइट। तो अब मैंने आपको देखिए एक आइडिया दे दिया कि मैं इस लेक्चर में क्या करने वाला हूं और आपको कैसे सोचना है। ओके, अब हम अपने लेक्चर को आरंभ कर सकते हैं। तो लेकिन लेक्चर को आरंभ करने के पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि इस
लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी? इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको हमारे होम पेज से मिल जाएंगी और आप जब हमारे होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पे एक स्वयं प्रभा नाम का लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, देन उसके अंदर जब आप आओगे तो आपको अपने कोर्स के नाम के आगे इस कोर्स की सारी स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है? हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitkid.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस एड्रेस पर पहुंचने में कोई अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो और इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ से आप आकर के इन अपनी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ से भी कोई कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन में आ जाइए, वहाँ पे आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए SHALAB, साथ में हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए IIT कानपुर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और इस होम पेज पर आकर के स्वयं प्रभा लिंक के अंदर आपको इस कोर्स की स्लाइड्स मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। राइट, एक उदाहरण हम लेते हैं कि जो आपको मैंने अभी उदाहरण दिया है उसी उदाहरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुझको ये पता करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में उनका जो भी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बीच में जो एक चॉइस होती है, रुझान होता है, वो किस ओर है। राइट, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि अगर बॉयज़ और गर्ल्स अर्थात जेंडर और मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का मतलब सब्जेक्ट, अगर जेंडर और सब्जेक्ट में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, राइट, और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को लेकर के इस तरह का कोई सवाल नहीं होता है और दोनों की ऐसी कोई चॉइस नहीं होती, तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि अगर मैंने 100 कैंडिडेट्स लिए हैं और 100 कैंडिडेट्स में से हमारे 50 बॉयज़ हैं, 50 गर्ल्स हैं, तो अगर मान लीजिए कि 25 बॉयज़ कहते हैं कि मुझको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, 25 गर्ल्स कहती हैं कि मुझको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसी तरीके से बायोलॉजी के बारे में भी 25 बॉयज़ कहते हैं कि हमको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है और 25 हमारे जो भी गर्ल्स होती हैं वो भी कहती हैं कि हमको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है। तो क्या हुआ, इस सब्जेक्ट और जेंडर में बराबर का हमारा प्रपोर्शन आ गया कि 25% जो बच्चे हमारे मैथमेटिक्स को चूज़ कर रहे हैं, 25% बच्चे हमारे बायोलॉजी को चूज़ कर रहे हैं और बाकी दो जो हमारे 25% जो बच्चे हैं जो मेल और फीमेल के, वो भी हमारे उसी तरह से कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जेंडर और सब्जेक्ट के बीच में बराबर का बंटवारा हो गया और हर एक जेंडर हर एक सब्जेक्ट को 25% को चूज़ कर रहा है। तो उस केस में हमारे लिए ये कहना बहुत कठिन हो जाएगा कि क्या कोई गर्ल और बॉयज़ आपस में किसी सब्जेक्ट के लिए उनका पर्टिकुलर चॉइस होता है, और ये जो चॉइस होता है क्या उनके जेंडर पर डिपेंड करता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनको बायोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती है और बॉयज़ को मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसमें से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो हम उम्मीद करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो भी हमारे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को ऑप्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, वो हमारा नियरली बराबर ही होगा। अब इस तरह का अगर आपको डेटा निकालना है तो जैसा मैंने बताया कि डेटा निकालने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने एक सैंपल में बॉयज़ एंड गर्ल्स को लीजिए, उनका आप एक नंबर निश्चित करिए और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सैंपल आपका वही होगा जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स बराबर संख्या में होंगे। और उसके बाद में हर एक कैंडिडेट से, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों से, आप ये सवाल पूछिए कि आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है कि बायोलॉजी, और जो भी उनका उत्तर होता है आप उसको लिखने की कोशिश करिए और उसको आप काउंट करने की कोशिश करिए। राइट, कि कितने बॉयज़ ने मैथमेटिक्स को चूज़ किया, कितने बॉयज़ ने बायोलॉजी को चूज़ किया, कितनी गर्ल्स ने मैथमेटिक्स को चूज़ किया और कितनी गर्ल्स ने बायोलॉजी को चूज़ किया। तो ये जो आपका डेटा होगा ये क्या होगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह के इश्यूज़ में जो हमारा डेटा होता है वो हरदम एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। अब हमको क्या करना है,
हमको एक अपना इस एसोसिएशन को मेजर करने के लिए एक ऐसा टूल डिफाइन करना है जो हमारे फ्रीक्वेंसी के डेटा पर बेस्ड हो, या जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल में जैसे हम डेटा को समराइज़ करते हैं उस तरह की टेबल पर हमारा यह मेजर बेस होना चाहिए, उसके ऊपर आधारित होना चाहिए। तो सपोज़ कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट ले लिए और 10 स्टूडेंट में से मैंने यहाँ पे देखिए 5 ले लिए हैं मेल, और मेल को मैंने मेल दिखा दिया है M से और फीमेल को मैंने दिखा दिया है F से। तो देखिए कितने मेल हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 आपके हो गए मेल और बाकी आपके फीमेल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो 5 हमारे पास हो गए मेल, 5 हो गए फीमेल। और उनसे मैंने पूछा कि आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है कि मैथमेटिक्स, और जिन लोगों ने कहा मैथमेटिक्स उसको मैंने इंडिकेट कर दिया लिख करके MTH, और जिन लोगों ने कहा बायोलॉजी उसको मैंने इंडिकेट कर दिया बायो से। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पे M और B क्यों नहीं लिया, लेकिन आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे M और B ले लिया होता तो M से मेल भी होता और M से मैथमेटिक्स भी होता। इसलिए मैंने यहाँ पे मैथ्स को मैंने MTS से और बायोलॉजी को मैंने बायो से डिफ़ाइन किया है। और जो आपके बीच में एक पॉपुलर वर्ड भी होता है बायो, कौन बायोलॉजी भला कहता है आजकल, और ख़ास तौर पे आपकी उम्र में। ओके चलिए, जैसे हमको भी याद है, हम भी जब यंग थे, जब स्टूडेंट थे, तो हम लोग भी बायो ग्रुप और मैथ्स ग्रुप करके बात करते थे। ओके चलिए, तो अब देखिए जो मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा वो हमारा क्या था, मेल, उसने बताया कि उसकी चॉइस है बायो। दूसरा स्टूडेंट हमारा क्या था, फीमेल, उसने बताया कि उसकी चॉइस है बायो। तीसरा स्टूडेंट हमारा क्या था, मेल, उसने बताया कि उसकी चॉइस है मैथ्स। चौथा स्टूडेंट हमारा था मेल, उसने बताया मैथ्स। पांचवा स्टूडेंट हमारा है फीमेल, उसने बताया मैथ्स। छठा जो स्टूडेंट है वो है फीमेल, उसने बताया बायो। सातवां स्टूडेंट हमारा है फीमेल, उसने बताया बायो। अब जो आठवां स्टूडेंट है वो हमारा है मेल, और नवां स्टूडेंट भी है मेल, और दोनों ने मैथ्स बताया। जो 10वां स्टूडेंट हमारा है फीमेल, उसने मुझे मैथ्स बताया। अब मुझे ये बताइए, ये पूरा डेटा देखिए आपके सामने रखा हुआ है, आपको इस डेटा को देख करके क्या समझ में आ रहा है? और ये तो देखिए बहुत ही छोटा सा डेटा मैंने लिया है। रियल लाइफ में आप जब आएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होंगे, कहीं पे हो सकता है कि 50,000 1 लाख ऑब्जर्वेशंस भी हों, राइट। कि आप अगर कोई भी अगर आज की डेट में आपको अगर ये पता करना है, कोई भी हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स होती हैं वहाँ पर हमारे गर्ल्स और बॉयज़ या जो मेल और फीमेल हमारे दोनों लोग वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और उनको ये पता करना है कि अगर कपड़े की शॉपिंग अगर हो रही है, क्लोथिंग की शॉपिंग हो रही है, तो उसको करने वाले हमारे ज़्यादा बॉयज़ होते हैं कि ज़्यादा गर्ल्स होते हैं, या ज़्यादा मेल होते हैं कि ज़्यादा फीमेल होते हैं, राइट। तो उस केस में आप अगर उस डेटा के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वहाँ तो हर सेकंड में बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, तो वहाँ पे जो तो डेटा का मैग्नीट्यूड लाखों से भी ऊपर होगा। तो उस तरह का डेटा अगर आपके सामने आ जाए तो क्या आप उस डेटा को देख करके कुछ बता सकते हैं? बहुत कठिन होगा। तो सबसे पहले आपको उस डेटा को समराइज़ करना होगा। तो समराइज़ करने के लिए आपको याद है आपने पहले कौन सा टूल यूज़ किया था? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब लेकिन फ्रीक्वेंसी टेबल में तो हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि फ्रीक्वेंसी टेबल जब मैंने बनाई थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मैथ और MTH, और यहाँ पर मैंने लिख लिया बायो, और यहाँ पर मैंने काउंट कर लिया कि कितने हमारे मेल हैं और कितने फीमेल हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब देखिए यहाँ हमारी समस्या है कि मैथ को भी लेने वाले हमारे मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, बायो को लेने वाले हमारे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। तो देखिए इस तरह की अगर आप टेबल जैसी आपने यूनिवेरिएट की केस में बनाई थी, आप यहाँ बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समस्या आएगी। उससे आसान तरीका क्या है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक हम यहाँ पे टेबल बना दें ऐसे करके, और हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने कर दिया मैथ और यहाँ पे कर दिया बायोलॉजी, राइट। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक वेरिएबल जेंडर। तो हम इसको ऐसे एक टेबल बना सकते हैं।
और यहाँ पे हम अपने डेटा को एंटर करने की कोशिश करते हैं। कैसे? जो हमारे मेल स्टूडेंट हैं उसमें से कितने लोगों ने कहा कि उनको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है। चलिए हम काउंट करते हैं। मेल का पहला बायोलॉजी, दूसरा कैंडिडेट नंबर 3 है हमारा, और कैंडिडेट नंबर 4 है, और उसके बाद में कैंडिडेट नंबर 8 है और 9 है। तो हमारे पास 1 2 3 4 था, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4। तो 4 लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने, जो हमारे मेल हैं और उन्होंने मैथमेटिक्स को प्रेफर किया है। अब इसमें से हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं, मेल हैं, जिन्होंने बायोलॉजी को प्रेफर किया है? तो देखते हैं। ये हमारा हो गया स्टूडेंट नंबर 1, और इसके बाद में और तो देखिए कोई भी नहीं है। तो खाली हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसा है मेल जिसने बायोलॉजी को प्रेफर किया है। अब हम बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में देखते हैं कि कितने लोगों ने, जैसे यहाँ पे जो आपका डेटा आएगा क्या आएगा? फीमेल, और यहाँ से आएगा मैथ्स। तो कितनी ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को चॉइस दी है? तो देखिए अब फीमेल कौन है? जो 2 नंबर की कैंडिडेट है उसने तो बायोलॉजी को दिया है। जो 5 नंबर की कैंडिडेट स्टूडेंट नंबर है उसने आपको मैथ्स दिया है। तो एक तो हमारे देखिए ये हो गया 5 नंबर का स्टूडेंट। और उसके बाद में देखिए 6 और 7 में दोनों हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन दोनों ने बायोलॉजी को दिया है। और फिर हमारे पास है स्टूडेंट नंबर 10, जिसने यहाँ पर मैथमेटिक्स को चॉइस दी है। तो अब हमारे पास 1 और 2 फीमेल ऐसी हो गई जिन्होंने मैथमेटिक्स को चॉइस दी है। अब ऐसी कितनी फीमेल हमारी हैं जिन्होंने बायोलॉजी को चॉइस दी है? तो देखिए कौन कौन सा हो गया? 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 6 और स्टूडेंट नंबर 7। तो 3 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं, 3 फीमेल स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी को चॉइस दी है। अब देखिए ये हमारी क्या बन गई? आप जरा सा इसमें से, इस टेबल में से अगर आप ये वाले पार्ट पर ध्यान देने की कोशिश करिए, राइट, तो ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी देखिए 2 बाई 2 की एक टेबल बन गई। 2 बाई 2 की टेबल का क्या मतलब है? यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, और 2 कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, राइट। तो इस तरह की जो हमारी टेबल होती है इसको हम बोलते हैं 2 बाई 2, और इस तरह की टेबल को नाम देते हैं हम कंटिंजेंसी टेबल, राइट। अब ये जो आपने 2 बाई 2 लिया है, अगर आपका ये 2 बाई 2 कहाँ से आ रहा है? जो आपने कैटेगरीज ली हैं मेल और फीमेल की, या जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की, ये आपकी कैटेगरी चेंज भी हो सकती हैं, राइट। 2 की जगह आपके पास 2 से ज़्यादा चॉइस हो सकती हैं, आपके सब्जेक्ट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। तो उस केस में आपकी जो टेबल में नंबर ऑफ रोज और कॉलम है वो बदल जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर के जाते हैं, और इसी की बेसिस पे हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं उनको करते हैं, और उसे हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए इसी चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। जो टेबल देखिए आपने बनाई है उसी को मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लेकिन पहले मैंने आपके सामने आपको हाथ से बना करके दिखाया। अब हम इसी टेबल से हम भिन्न भिन्न तरीके के इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश करेंगे, और जो अपनी छोटी छोटी हमारी डेफिनेशंस होती हैं, परिभाषाएं होती हैं, वो हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जब आप इस उदाहरण से आप उन परिभाषाओं को समझ जाएंगे तो हम उनको एक जनरलाइज करके आपको बता देंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी कैटेगरी हो गई? जो आपका था वेरिएबल जेंडर, यहाँ पे हो गई कैटेगरी 1, और यहाँ पे क्या होगी? कैटेगरी 2। और ऐसी सब्जेक्ट की आपकी कितनी कैटेगरी हो गई? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो अब इसको हम दे देते हैं कॉलम नंबर 1, इसको हम कॉलम नंबर 2, ये हमारी हो गई रो नंबर 1 और रो नंबर 2। अब देखिए मैथ्स में मैथ सब्जेक्ट को लेने वाले कितने हमारे मेल स्टूडेंट हैं? ये हमारे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसको मैंने इंडिकेट कर दिया N11 से। तो N हमारा क्या हो गया? नंबर, और 11 क्या हमको दिखा रहा है सबस्क्रिप्ट में कि वो हमारी रो और कॉलम की पोजीशन है। तो ये हमको बता रहा है कि पहली रो और पहली कॉलम की जो सेल बनी हुई है उसमें हमारी वैल्यू है 4। और उसी तरीके से अब हम जरा जो अगली आपकी सेल है उस पर आते हैं। हम लेते हैं मैथमेटिक्स और
फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो देखिए मैंने इसको मैं लिख दिया N12 लिख दिया। ये आपका 1 क्या है, रो, और 2 क्या है, कॉलम। तो N12 की क्या वैल्यू आ गई, 2। अर्थात वह नंबर जिसमें हमारा रो का कैटेगरी 1 और कॉलम का कैटेगरी 2 है, वह संख्या है 2। अर्थात जो हमारे पास 2 फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को चॉइस दी है। और उसी तरीके से अब हम आते हैं, नीचे आते हैं, हम सेकंड रो की बात करते हैं। तो सेकंड रो में आप अगर देखेंगे जो आपकी पहली वैल्यू क्या आई है, आप ले ली यहाँ से आपका हो गया बायोलॉजी और ऊपर से आ गया आपका मैथ्स। तो देखिए ये आपका हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो N21। तो N21 में जो हमारी सेल है इसकी संख्या हमारी कितनी है, 1। अर्थात सिर्फ खाली एक ही मेल कैंडिडेट ऐसा है, मेल स्टूडेंट ऐसा है जिसने बायोलॉजी को चॉइस दी है। और उसी तरीके से जो हमारी चौथी सेल की हमारी वैल्यू है, हम इस पे आ गए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया N22। तो 22 का क्या मतलब हो गया, पहला 2 आपको रो को दिखा रहा है और जो सेकंड 2 है वो आपको कॉलम को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। राइट, ओके। अब आपके पास ये देखिए 4 वैल्यूज़ आ गई, और ये जो हमारी 4 वैल्यूज़ आई हैं, इससे हम देखिए अलग अलग कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले ज़रा आप इस कॉलम पे ध्यान दीजिए। ये आपका है कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 में जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आई हैं, इनको हम बोलते हैं सेल फ्रीक्वेंसी, अर्थात हर एक सेल की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये हमारी बेसिकली एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में है। राइट, तो ये जो आपकी सेल की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आई हैं पहले कॉलम में, आप उनको सम कर दीजिए। अर्थात आप यहाँ पे कर दीजिए 4 + 1। इसका उत्तर आपका क्या आ गया, 5। राइट, ये आपको क्या दिखा रहा है, बताइए। ये आपको ऐसा नहीं दिखा रहा है कि जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैथ और बायोलॉजी को चूज करने वाले टोटल स्टूडेंट्स, अर्थात मैथ्स और बायोलॉजी को चूज करने वाले कुल मेल स्टूडेंट्स। राइट, और इस नंबर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, n, और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे हम +1। ये प्लस का क्या मतलब है और ये 1 का क्या मतलब है। राइट, प्लस का मतलब ये है कि हमने जो समेशन किया है, ये वाला प्लस साइन जो लिखा हुआ है, ये मैंने रो पर किया हुआ है, क्योंकि आपका जो भी कोई एड्रेस आपने उसको रो कॉलम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि आपने सम पहले कॉलम में पहली रो और दूसरी रो करके किया है, इसीलिए रो पर मैंने दिखा दिया प्लस। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा ये नंबर आया है N+1, ये मैंने रो वाइज सम करके निकाला है, और रो वाइज सम करके हमको ये पता चल गया कि हमारे पास टोटल कितने मेल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ और बायोलॉजी अच्छी लगती है, या जिन्होंने अपनी चॉइस दी है मैथ्स और बायोलॉजी। अब हम इसी बात को जरा सा अपने सेकेंड कॉलम में करते हैं। अब सेकेंड कॉलम में आप अगर करने की कोशिश करिए, अगर तो इसको देखिए, मैं यहाँ पर एक पीले कलर से दिखा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे आपने क्या किया, सेकेंड कॉलम में था फीमेल स्टूडेंट्स, तो आपने उसकी फीमेल स्टूडेंट की मैथ और बायोलॉजी, अर्थात जो प्रथम और द्वितीय रो है वहाँ पे जो डेटा था उसको आपने ऐड कर दिया, सम कर दिया। और चूंकि आपने इसको सेकेंड कॉलम पे किया है तो इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया N+2। प्लस का मतलब ये है कि आपने उसको रो पर ऐड किया है, और 2 का मतलब है कि ये सेकेंड कॉलम में आपने ऐड किया है। तो सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जितनी भी रोज थी आपने उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को सम कर दिया है, और इसकी देखिए वैल्यू क्या आ गई, 5। तो 5 का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो फीमेल हैं और जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को प्रेफर करती हैं। अर्थात हमारे पास 5 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और बायोलॉजी को प्रेफर करती हैं। ओके, तो देखिए ये तो हमने जो ऑपरेशन किया है ये मैंने कॉलम वाइज किया है। अब क्या आप इसी ऑपरेशन को रो वाइज भी कर सकते हो। राइट, आप अगर आप देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई रो 1,
मैथ्स वाली और रो 2 आपकी क्या हो गई, बायोलॉजी वाली। अब रो 1 में आप अगर ध्यान दें, आपके पास कौन कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, एक आपकी है n11 इक्वल टू 4 और दूसरी क्या है n12 इक्वल टू 2। अब दोनों को आप यहाँ पे सम कर दीजिए, और जब आप उनको सम करने की कोशिश करेंगे तो इसका सम हम कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, मैंने इसको दिखा दिया n1 प्लस, अर्थात 1 आपको क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है आपको रो, और प्लस का दिखा रहा है कॉलम का साइन। अर्थात आपने जो यहाँ पर सम किया है आपने उनको कॉलम वाइज किया है। आपने रो को फिक्स कर दिया 1 पे, और 1 रो के करस्पॉन्डिंग जितने भी कॉलम्स थे उनकी सारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड कर दिया। तो इसको मैंने दिखा दिया n1 प्लस सबस्क्रिप्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 2 6। अब मुझे ये बताइए कि ये जो वैल्यू आई है 6, इसका क्या मतलब है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे कुल मेल और फीमेल छात्रों की संख्या है जिन्होंने मैथमेटिक्स को चूज किया है, राइट। तो ये जो n1 प्लस इक्वल टू 6 हमारा आ गया है, ये हमारा आ गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स को प्रेफरेंस दी है। और उसी तरीके से इसी ऑपरेशन को आप अगर सेकेंड रो में अगर करने की कोशिश करिए अगर, तो सेकेंड रो में ऐसी हो जाएगी, सेकेंड रो आपकी क्या है बायोलॉजी। तो आप अगर बायोलॉजी वाले कॉलम में एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये जो नंबर आपका आ गया n2 प्लस। n2 प्लस क्या हो गया, n2 का मतलब क्या है सेकेंड रो, और प्लस का मतलब क्या है कि आपने जो सम किया है कॉलम के ऊपर। तो आपने क्या किया, सेकेंड रो में जितने भी कॉलम्स आ रहे थे उनकी जितनी भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी उनको आपने आपस में जोड़ दिया, राइट। और इसके थ्रू आपको क्या मिल गया कि आपके कितने टोटल स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी को प्रेफर कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए फिर फाइनली आपने यहाँ ये क्या है n = 10, अर्थात आप अगर चाहे रो वाइज या कॉलम वाइज आप इसमें यहाँ पे अगर आप रो वाइज आते हैं तो 5 + 5 कर दीजिए, जैसे इसको आपने ऐड कर दिया, और अगर कॉलम वाइज आते हैं तो आप इसको 6 + 4 कर दीजिए यहाँ से, तो ये आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दे देगा, राइट। तो देखिए एक छोटी सी टेबल बना करके मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारी टेबल आई है इसको हम बोलते हैं 2x2 कंटिंजेंसी टेबल। 2x2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, राइट। अब जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है इसी को देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, राइट। Nij हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इन द ijth सेल। आई हमारा जो पहली पोजीशन पे हमको दिखाएगा रो और सेकंड पोजीशन पे दिखाएगा कॉलम। n1 प्लस हमारा क्या हो गया, ये हमारा n11 प्लस n12 हो गया, अर्थात ये हमारा रो टोटल हो गया। जो ये लिखा हुआ है 1, ये हमारी फर्स्ट रो को दिखा रहा है। तो फर्स्ट रो में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सबको आप सम कर दीजिए, और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कॉलम है तो। और उसी तरह से हमारा जो सिंबल हो गया n2 प्लस, ये क्या दिखा रहा है, ये हमारे सेकेंड रो में जो भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल दिखा रहा है। और उसी तरह से जो हमारा n+1 है ये मुझको पहले कॉलम में सारी रोज की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आई है अर्थात n11 प्लस n21 दिखा रहा है। और ये जो हमारी क्वांटिटी है n+2 ये मुझको n12 प्लस n22 दिखा रही है, अर्थात ये मुझको दूसरे कॉलम के अंतर्गत जितनी भी रोज आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का कुल योग दिखा रहे हैं, राइट। और n हमारा क्या है, n हमारा सारी की सारी फ्रीक्वेंसी का योग है, या वो हमारी जो भी रो टोटल और कॉलम टोटल्स आए हैं उनका हम सबका सम कर लेंगे तो उनका भी हमारा योग है ये। तो इसको हम कहते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। अब आप देखिए इस टेबल में आपने जो भी यहाँ पे n11, n12, n21, n22 लिया हुआ है, आप इसको जरा सा एक बार अपने हाथ से लिख करके इन जो सिंबल्स को आप वेरीफाई करने की कोशिश करिए, ओके। अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं और अपने इन सिंबल्स को जरा सा एक और अच्छे तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम आगे जा सकें, राइट। हम ये मान लेते हैं अगर कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y,
और दोनों हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। और जैसा आपने देखा ना कि मैंने इसी टेबल में मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, एक जेंडर और एक सब्जेक्ट। और जेंडर और सब्जेक्ट में क्या है, दोनों की हमारी दो दो कैटेगरीज हैं। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि दो कैटेगरीज हैं, या हम कह सकते हैं कि उनके दो दो क्लासेस हैं, एक है मेल फीमेल और एक आपका है मैथ्स और बायोलॉजी, राइट। अब उसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपके एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और दोनों डिस्क्रीट हैं, और इन जनरल आप मान लीजिए कि एक्स वेरिएबल की के कैटेगरीज हैं, अर्थात के क्लासेस हैं, और वाई के आपके पास एल क्लासेस हैं, एल कैटेगरीज हैं, राइट, जिनको हमने यहाँ पर दिखा दिया है x1 x2 xk y1 y2 yl, राइट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि x1 x2 xk y1 y2 yl हैं, ये आपके क्लासेस को दिखा रहे हैं। और जो nij है, ये आपकी कोई भी हमारी सेल हो जो ith रो और jth कॉलम पर आती है, जो हमारे इस डेटा को xi yj को करस्पॉन्ड करती है, ये उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nij में i की जो रेंज क्या हो जाएगी 1 to up to k, और j की रेंज क्या हो जाएगी 1 to up to l, राइट। तो जिस तरीके से आपने अपने पहले वाले उदाहरण में आपने 2x2 की एक कंटिजेंसी टेबल तैयार करी थी, उसी तरीके से आप यहाँ पर एक k/l की कंटिजेंसी टेबल बना सकते हैं, और ये आपका जो भी डेटा आएगा आप उसको उस टेबल में एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो k/l की कंटिजेंसी टेबल का क्या मतलब होता है कि हमारी यहाँ पे k रोज और l कॉलम्स होंगे, राइट। अब देखिए, अगर आप जो आपने यहाँ पे ये 2x2 की टेबल बनाई थी, इसी टेबल को देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और मैंने बिल्कुल, आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये टेबल बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी जो आपने पहले बनाई है, राइट। इस टेबल पर में मैंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करी है फिर से, तो आप उसको देख करके परेशान मत होइए। आप अगर समझने की कोशिश करिए तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक हमारा वेरिएबल है x, उसके करस्पॉन्डिंग क्या कैटेगरीज हैं x1 x2 xi, और यहाँ पर है xk, राइट। तो देखिए ये आपकी x की कैटेगरीज हो गई। y की कैटेगरीज आपकी क्या हो गई, आपका y वेरिएबल है तो y1 y2 yl, तो देखिए इस y वेरिएबल की ये कैटेगरीज हो गई। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे इस टेबल के अंदर नीले कलर में लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है n11, तो जैसे मैंने आपको n11 पहले बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होगी वो उस वैल्यू को दिखाएगी। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इन जनरल कह दें, अगर हम कि nij, तो nij हमको क्या दिखाएगी, ith रो और jth कॉलम में हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्या हो गई, nij ith रो और jth कॉलम के डेटा में जो भी आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वो इसकी वैल्यू दिखाई देगी। तो देखिए इसी तरीके से हम अपनी सेल में हर एक क्लास के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए आपकी जो अंतिम रो है कौन सी है, k, और अंतिम कॉलम क्या है आपका l, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी देखिए एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई nkl, राइट। तो देखिए ये तो जैसे आपने n11, n12, n21 और n22 को तैयार किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आपकी काम करेगी। अब उसके बाद में आपको याद होगा मैंने क्या किया था, कंटिजेंसी टेबल में मैंने हर एक रो और कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी थी उनको जोड़ने की कोशिश करी थी, और उसको मैंने n+1, n1+, n+2 और n2+ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी, जहाँ पे +1, 1+2 +2 ये आपके सबस्क्रिप्ट में आते हैं, राइट। क्या चीज़, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, राइट, n1 n+1। तो उसी तरीके से आप देखिए जिस तरीके से आपने 2x2 की टेबल में आपने पहले कॉलम में सारी वैल्यूज़ को, सारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया था, आप यहाँ भी कर दीजिए, और इसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया n+1 से। तो ये सारी की सारी ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये आपकी सम होकर के यहाँ पर n+1 के अंदर आ गई, और इसी तरीके से आपने हर एक कॉलम को की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ने की कोशिश करी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए
प्लस 1 का क्या मतलब है, 1 तो आपका हो गया कॉलम, और प्लस का मतलब क्या हो गया है कि सम, मतलब कि आपने सम काहे पे किया है, रो पर किया है कि कॉलम पे किया है। और उसी तरीके से अगर आप इसको देखें कि n प्लस जे क्या है, n प्लस जे का मतलब क्या हुआ, जो जे हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो ये हमारा jth कॉलम की बात करेगा। तो jth कॉलम के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है आप उसको ऐड कर दीजिए और उसको आप दिखा देंगे n प्लस जे से। और उसी तरीके से आपका जो अंतिम कॉलम है आप उसमें से उसके सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए, आप दिखा देंगे इसको n प्लस एल से। तो आप इन जनरल अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये जो आपका n प्लस जे आया है वो ऐसे ही तो है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू के एन आई जे। और इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, राइट। मार्जिन का मतलब पता है ना, कि कैसे आपको याद होगा जब आप छोटे क्लासेस में पढ़ते होंगे या अभी भी है, आपसे कहा जाता है कि कोई भी कॉपी में लिखने के लिए आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिए, राइट। तो मार्जिन आप क्या करते हो, जो कॉपी के नीचे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप थोड़ी सी जगह छोड़ देते हो। तो वही उसी नाम को लेकर के यहाँ पे इसका नाम दिया गया है मार्जिनल। तो ये क्या कर रहा है, जो भी आपकी रोज़ में टोटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसका इंटरप्रिटेशन आप देख ही चुके उदाहरण के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी है, राइट। और उसी तरीके से जो काम आपने अभी कॉलम के लिए किया है वही काम जरा आप रो के लिए कर लीजिए। ये सारी फ्रीक्वेंसी जो पहली रो की है आप इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, उसको आप दिखा सकते हैं n1 प्लस। अब आपको इसका सिंबल का भी पता चल गया। और तो ये आपको क्या दिखा देगी कि प्रथम रो में सारे कॉलम्स की जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई है उसका मैंने सम कर दिया है। और उसी तरीके से आप अपने हर एक रो के करस्पॉन्डिंग आप उसका टोटल निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो आपका सम आएगा, जैसे हम ni प्लस की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू l nij। तो इसको भी हम बोलते हैं मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, ओके। अब अगर हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में सम कर दें तो उसको हम कैसे दिखा देंगे, यहाँ से n से। तो n आपका क्या हो गया, ये आपकी सारी ये जो मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज हैं, चाहे रो वाइज या जो कॉलम वाइज, उनका सम हो गया, या ये जो आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनका सभी का आपने सम कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर यही बात मैंने आपको साफ यहाँ पर लिख दी है कि आपका जो भी आपका k इंटू एल नंबर ऑफ जो डेटा आए थे उनको आपने यहाँ पे समराइज कर दिया है, राइट। और समराइज करके आपने उनको k इंटू एल की कंटीन्यूएंसी टेबल में समराइज करके एक्सप्रेस कर दिया है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में, राइट। और इससे हम अपनी भिन्न तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे डेटा की होती हैं हम उनकी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे ni प्लस की बात करी जो आपकी क्या थी, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। n प्लस जे की बात करी ये आपकी क्या थी, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। ऐसी n की बात करी, n आपकी क्या थी, ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी। और जो nij क्या है, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप इस टेबल में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो जिस तरीके से nij's अर्थात जो हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हैं भिन्न रोज़ और कॉलम में, वो जिस तरीके से पूरी टेबल में फैली हुई हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो आपको दो वेरिएबल्स की जो आपस में फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका वो एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो nij's है इस टेबल में, ये हमारी जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले आपने क्या किया था, आपने खाली फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, अब आपने जॉइंट फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं। और ये जो x और y वेरिएबल की दो जॉइंट फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हीं को यहाँ पर हमारा ये जो nij दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको देख करके हमको एक पता चलता है कि x और y की जो वैल्यूज़ हैं किस तरीके से साथ वेरी कर रही हैं, किस तरीके से जॉइंटली बिहेव कर रही हैं, राइट, ओके। अब इसमें से देखिए ये जो हमारी है, जो हमारा सिंबल था ni प्लस, इसको चूँकि ये हमारा वेरिएबल x के करस्पॉन्डिंग मार्जिनल फ्रीक्वेंसी था तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी x की मार्जिनल फ्रीक्वेंसी है। और जो हमारा क्वांटिटी हो गई n प्लस जे, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी y वेरिएबल की
मार्जिनल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये जो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया एन आई प्लस और एन प्लस जे, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में बिहेव करती है। जहाँ पर आपका एक्स और वाई जब दोनों वेरी कर रहा था तो आपके पास एन आई जे की वैल्यू आ गई, लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने किसी एक वैल्यू को आपने फिक्स कर दिया सम करके और देखा कि दूसरी वैल्यू उसके सापेक्ष कैसे बिहेव कर रही है, राइट। तो ये देखिए हमारा होता है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का एडवांटेज, कि मुझे पता चल जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल उस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका आचार व्यवहार कैसा है। अब देखिए जहाँ पर अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर होता है। अगर आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वह आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देती है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को लेकर के पूरी कंटीन्यूएंसी टेबल तैयार करी है और उसकी बेसिस पे आपने मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज़ को डिफ़ाइन किया है या आपने जॉइंट फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया हुआ है, उसी तरीके से आप यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आपको चूँकि आप पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझ चुके हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही तो करना है कि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो जब आप इसी कंटीन्यूएंसी टेबल को जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालेंगे तो भी हमको इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। हमको जिस तरीके से अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चला है और आगे हम आपको बताएंगे, अभी इसमें से हम कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। तो उसी तरीके से अगर आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे तो वहाँ से भी आपको जॉइंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। तो दोनों में से आपको जो भी आपको अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं उस अप्रोच में कोई भी फर्क नहीं आएगा, राइट। और जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे डिफाइन करेंगे, एन आई जे अपॉन एन, राइट। आपकी क्या एन आई जे आपकी होगी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, एन आपकी क्या हो गई टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको क्या दिखाएगी, ये आपको जॉइंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब हम यहाँ पर एक और तरीके की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, राइट। इस फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया कि मैंने x और y में से किसी एक वैल्यू को फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद में अगले वेरिएबल का कैसा बिहेवियर होगा, उसके अंदर कैसा वेरिएशन होगा, इसको समझने की कोशिश करी। तो ऐसी इस तरह के आचार व्यवहार को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y और सपोज मैंने y को फिक्स कर दिया और y को मैंने फिक्स कर दिया y इक्वल टू वाई जे पर, अर्थात उसकी जो jth वैल्यू है। और फिर हमने देखा कि हमारी x का बिहेवियर कैसा आ रहा है। तो x का बिहेवियर को निकालने के लिए हमको उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी फिर से निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमने डिफाइन कर दिया एन आई जे अपॉन एन प्लस जे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि मैं जब आपको कह रहा हूँ एन प्लस जे तो इसका मतलब ये नहीं है एन प्लस जे, इसका मतलब है एन और सबस्क्रिप्ट में प्लस जे, राइट। ओके, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई जे, अर्थात एक्स का कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने वाई को वाई जे पर फिक्स कर दिया है, अर्थात वेरिएबल वाई वेरिएबल की वैल्यू मैंने jth वैल्यू पर फिक्स कर दी है। और इसको हम देखिए जो इंडिकेट करते हैं ऐसे करके हम लिखेंगे x और यहाँ पे ये जो हमारी खड़ी पाई होती है वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम एब्सोल्यूट सिंबल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसको लिख देंगे और उसके नीचे लिख देंगे कैपिटल Y जो हमारे वेरिएबल का सिंबल है और आगे लिख देंगे हम कि मैंने इस y को कहाँ पर फिक्स किया है, जो उसकी jth वैल्यू पर। और यहाँ पे करने के बाद में हम यहाँ पे जो अपना फ्रीक्वेंसी का सिंबल है लिखेंगे f और यहाँ पे लिख देंगे I दिस वर्टिकल लाइन और j,
तो ये मुझको दिखाता है कि आपने xi और yj के बारे में बात आप कर रहे हो कि तो xi की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, लेकिन आपने y को yj पर फिक्स किया है। तो ये हमारा इसका एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है और इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से आपने y को फिक्स करके x के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है, उसी तरीके से हम यहाँ पर x को फिक्स करके हम यहाँ पर y के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे और इसको हम इंडिकेट कर देंगे f सबस्क्रिप्ट में j गिवन i और पैरेंथेसिस में लिख देंगे y गिवन x इक्वल टू xi। और ये अगर आपको ऐसी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम उसको निकाल देंगे nij अपॉन ni प्लस, तो ये हमको क्या बताएगी, ये हमको बताएगी कि y वेरिएबल का बिहेवियर अगर हम x को x इक्वल टू xi पर फिक्स कर देंगे तो कैसा होगा, और इसको हम कहते हैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू xi, राइट। और ये जो हमारा कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमको ये बताता है कि अगर हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देंगे तो अगले वेरिएबल का बिहेवियर कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये जो परिभाषा बताई है, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है, जहाँ पे मैंने nij को यूज़ किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन करें fi प्लस, i प्लस आपका रहेगा सबस्क्रिप्ट में, क्या हो जाएगा i गोज फ्रॉम 1 to l fij आपकी क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो fi प्लस है ये आपको क्या दिखाएगी, x वेरिएबल की मार्जिनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसी तरह से आप अगर कर लोगे f प्लस j, तो ये क्या हो जाएगा, i गोज फ्रॉम 1 to k fij, तो ये आपको y वेरिएबल की जो मार्जिनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको दिखाएगी। और ये जो है आपका एक कंडीशनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, गिवन y, तो ये आपको क्या बताएगी, ये आपको x गिवन y इक्वल टू yj पर कंडीशनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगी। और अगर इसमें से आप x और y को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए f j गिवन i और पैरेंथेसिस में y गिवन x, तो ये आपको क्या बताएगी, ये आपको y वेरिएबल का x इक्वल टू xi पर कंडीशनल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगी, राइट। ओके, सो अब हम देखिए यहाँ पर रुकते हैं। मैंने आपको जो हमारे डिस्क्रीट डेटा के केस में काउंटिंग मेजर्स के ऊपर बेस्ड हमारे जो डिफरेंट तरीके के जो कंक्लूजन्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आपको मैंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, राइट। अब हम इसके ऊपर एक उदाहरण लेंगे और उसके द्वारा हम आपको इन्हीं चीज़ों को फिर से करके दिखाएंगे। जबकि हम एक छोटा सा उदाहरण ले करके ही मैंने इन परिभाषाओं की शुरुआत करी थी, तो आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप एक काम करिए, आज आप ज़रा सा इन परिभाषाओं को समझने की कोशिश करिए और इन परिभाषाओं को जो आपने उदाहरण लिया है उसकी बेसिस पर समझने की कोशिश करिए कि ये क्या इंडिकेट कर रही हैं और कैसे इनको मैंने एक सिंबल के फॉर्म में व्यक्त करने की कोशिश करी है। अगले टर्न पर मैं आपको एक उदाहरण लूँगा और उसको आर्क सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।